सलीम साफ़ी साहब जो हमारे बड़े एक मुअज़्ज़ज़ और मंझे हुए सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक कॉलम में ये इंकशाफ़ किया है कि चौधरी निसार जो हैं वो 2014 के धरने में वो नहीं थे इमरान खान साहब के साथ मिले हुए, जैसा कि मुस्लिम लीग नून के एक एमएनए ने उन पर इल्ज़ाम धरा, जावेद लतीफ़ साहब ने, कि चौधरी निसार जो थे वो इमरान खान की हिमायत कर रहे थे उस धरने में, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ। तो सलीम साफ़ी साहब ने उसमें काफ़ी सारी बातें की हैं जो मैं सोलंकी साहब से आगे चलकर उन पर बात करूँगा। लेकिन मेरे ख़्याल से ये वाक़या इसलिए अहम है और इस पर बात करनी ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ एक निसार वर्सेस नवाज़ शरीफ वाक़या नहीं है। ना ही ये मुस्लिम लीग के धड़ों की और उनके अंदर जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनका ज़िक्र है, बल्कि इसका ताल्लुक बराह रास्त जमहूरियत से है। पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम की कैफियत उस साल से आज तक बदस्तूर कायम है, 6 साल होने को हैं और यहाँ पर किसी किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही। वही धरने वाला जो पोलराइज़ेशन का माहौल है, आज आपको वो सोशल मीडिया पे मिलता है, पार्लियामेंट में मिलता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, मईशत हो, मुल्क के बड़े-बड़े फैसले हों, वहाँ पर आपको उसी तरह की फ़ज़ा मिलती है और उस वक़्त जो हो रहा था वो इसलिए उस पर बात करना ज़रूरी है और सोलंकी साहब से बेहतर कोई नहीं इस पे बात कर सकता है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि वो इसको कवर कर रहे थे बड़ी करीबी तौर पर, बल्कि इस्लामाबाद में मौजूद थे और लम्हा लम्हा बाखबर थे। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बात जो है आज होलंगी साहब के साथ होगी और बिल्कुल खुल डुल कर होगी, जैसे हम पंजाब में कहते हैं। तो सोलंकी साहब, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जावेद लतीफ़ साहब को आखिर क्या बना कि उनको ये ख्याल आ गया कि चौधरी निसार जो हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम या ये जो पूरी एक है चार्जशीट वो उन्होंने आयद कर दी। रज़ा, आपको पता है कि जमातों में धड़े होते हैं और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, पीएमएलएन के अंदर तो जो धड़ों का जो वजूद है वो एक हकीकत है और वो धड़े आपस में टकराते रहते हैं और फिर उससे खबरें निकलती हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब ने जो कुछ किया वो दर हकीकत उन लोगों को पीछे धकेलने के लिए है जो कि चौधरी निसार जैसे लोगों को पार्टी के अंदर मुतहर्रिक करना चाहते हैं। तो ये एक तरह से जिसको हम सियासत में पुश बैक कहते हैं, तो वो एक पुश बैक का अमल था, जिसका इज़हार उन्होंने किया कि चौधरी निसार ने मुज़ाहिरीन को अगस्त 2014 में आने दिया और रेड ज़ोन की तरफ, और बुनियादी तौर पर उसका मकसद एक तरह से सहूलतकार का किरदार अदा किया चौधरी निसार ने। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं सलीम साफ़ी साहब ने ये हकीकत आश्कार करके कि चौधरी निसार का इसमें रोल नहीं था उनको आने देने में, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने खुद एक तरह से इजाज़त दी थी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो ये क्रेडिट जो है वो सलीम साफ़ी का है और ये उनको मिलना चाहिए कि ये तारीख़ के जो माज़ी करीब की तारीख़ है, उसमें उन्होंने ये एक तरह से ठीक निशानदही की। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये होगा कि जो उन्होंने ये सच बोला है कि नवाज़ शरीफ साहब ने उनको आने दिया, उसकी वजूहात क्या थी? ये बताना भी जो है, वो मेरे ख़्याल में हमारे जो मुल्क के लोग हैं, सियासत के जो तालिब-इल्म हैं, उनके लिए ये बात बताना ज़रूरी है। ये दुरुस्त बात है साफ़ी साहब की कि चौधरी निसार बिल्कुल डटे हुए थे कि मैंने आने नहीं देना। उनके बयानात अगर आप उन दिनों के निकालें, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं रेड ज़ोन में उनको दाखिल होने नहीं दूँगा। और उस पर उनके बयानात भी थे, असद उमर साहब जो हैं कि जी रेड ज़ोन जो है वो कोई पाकिस्तान से बाहर है कि आप उनको आने नहीं देंगे, ये कैसे हो सकता है? तो ये फैसला नवाज शरीफ साहब ने खुद लिया था
और ये उनका सियासी फैसला था। और ये बात दुरुस्त है कि चौधरी निसार को बाईपास किया गया था। नवाज शरीफ साहब ने अपने जो करीबी रुफ़क़ा हैं उनसे मशवरा किया, और जो अपना सियासी तजुर्बा था, 2 दफ़ा तो वो पहले भी वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे और निकाले जा चुके थे, तो उनको तजुर्बा था पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद और पिंडी के ताल्लुकात हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, तो उनका अच्छी तरह से पता था। ये मैं आपको बात बहुत एतबार के साथ और भरोसे के साथ बता रहा हूँ, और मेरी गुफ्तगू हुई उन करीबी लोगों से जो कि नवाज शरीफ के बहुत करीब थे, जिन्होंने इसकी तस्दीक की कि ये नवाज शरीफ का ही फैसला था कि इनको आने दिया जाए। और उस सिलसिले में उन्होंने बराह रास्त अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उसके ज़रिए वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला को ये हुक्म भेजा कि किसी सूरत में किसी किस्म का कोई तशद्दुद, कोई गोली, कुछ ना इस्तेमाल किया जाए, और कोशिश की जाए कि वो रुकें, लेकिन अगर वो उसको तोड़ के आते हैं तो उनको आने दिया जाए। क्योंकि नवाज शरीफ के पास ये इत्तलात थी, उनकी जो इंटेलिजेंस थी, वो ये थी कि प्लान यही था, खून हो, लोग मरें, और उसको बहाना बनाकर जो है उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए। ये उनके पास मुसद्दिका इत्तलात थी। और मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार जो है वो इतने मासूम नहीं हो सकते कि उनको इन चीज़ों का इल्म ना हो। वो भी उसी अरसे से सियासत में हैं। सही। अब ये उनकी अना और नरगिसियत थी चक्री के चौधरी की, या वो खुद इस पूरे गेम का हिस्सा थे, इसकी जो मालूमात है वो उसके बारे में मैं आपको यकीन से नहीं कह सकता। बहुत सारे राज जो है वो बहुत बाद में खुलते हैं, लेकिन जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने ये समझते हुए कि इससे कश्तो खून होगा और मौका मिलेगा जी, उनकी हुकूमत को गिराने का, बिल्कुल। इसलिए उन्होंने ये अहकामात दिए थे। बल्कि मैं आपको एक कदम और आगे बढ़कर ये बताऊं कि जब सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये लोग रेड जोन पहुंच चुके थे, और एक दफा प्राइम मिनिस्टर हाउस पे भी अटैक करने की कोशिश की गई, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ के ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी घुसते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपने गोली नहीं चलानी। सही। ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के उस वक्त की इंस्ट्रक्शंस थी, जी, क्योंकि उनको बिल्कुल। ये यकीन था कि अगर ऐसा हुआ तो उसके नतीजे में जो प्लान बना हुआ है उनके खिलाफ, उनके हुकूमत का तख्ता उलटने का, उसके लिए जो हालात हैं वो साजगार होंगे। और आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने 2 दफा टीवी कैमरों पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और 2 टीवी चैनल्स पे भी ये बात की है कि किस तरह से जब वो वजीर थे नवाज शरीफ की काबीना में उन्हीं दिनों में, और वो वहां पर कैबिनेट ब्लॉक में उनका जो दफ्तर था, हाँ, जहां पर वो वजीर थे तवानाई और पेट्रोलियम के, कि किस तरीके से रात के 9 बजे के बाद वो अपने सेक्रेटरी से वहां से निकले, क्योंकि वहां पर कब्जा हो चुका था कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे। जी, और बिल्कुल। उसने बाकायदा ये बताया कि किस तरीके से कुछ लोग सिविल कपड़ों में आए, उन्होंने पुलिस को किस तरीके से वहां से हटाया, और जो मुजाहिरीन थे उनका कंट्रोल वहां पे कायम किया। वो चेक कर रहे थे कि कौन कैबिनेट ब्लॉक के अंदर दाखिल होगा और कौन नहीं होगा, वो लोगों की तलाशियां ले रहे थे। तो बात यह है कि ये वो माहौल था। बल्कि शायद ये बात भी लोगों को बताना जरूरी है कि इस तरह की बहुत सारी कोशिशें हुई। एक तो जो शुजा नवाज की जो हालिया किताब है, उसके अंदर उसकी तफसील लिखी है। जो अमेरिका के सफीर थे इस्लामाबाद में उस वक्त, रिचर्ड ओल्सन, जी उस हाँ। किताब के अंदर उसका जिक्र है कि सितंबर 2014 में उनको पता चला कि उस वक्त के जो DGISI थे जहीरुल इस्लाम, वो एक कू की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने कुछ अहम जो लोग थे उनसे
बातचीत भी की थी, लेकिन जब राहिल शरीफ साहब जो आर्मी चीफ थे उनको पता चला, तो उन्होंने फिर इसको रुकवा दिया और बाद में फिर ज़हीरुल इस्लाम को उस ओहदे से हटना भी पड़ा। ये बात किताब में भी छपी है और इसका ज़िक्र भी होता है। इसकी बिल अभी तक किसी ज़रिए से उसकी तरदीद नहीं हुई। जी, बिल्कुल नहीं हुई। और दूसरा मैं ये भी आपको याद करा दूं कि उस वक्त रॉयटर्स की भी एक खबर आई थी, जो उस पे बड़ी बहस हुई थी कि जो टॉप कमांडर्स हैं उनकी अक्सरियत जो थी वो भी कू के हक में नहीं थी। तो दुरुस्त। राहील शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जब वो खुद भी इसके हक में नहीं थे। ये भी दुरुस्त। अखबारात में आई थी। बहरहाल आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। दुरुस्त। और बल्कि बाद में आपको याद होगा कि मुशाहिदुल्लाह को किस तरह से निकाला गया जब उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने जो ज़हीरुल इस्लाम साहब का जो रोल था उसके बारे में जो बातें की थी, और उसके बाद फिर उनको ओहदे से हटाया गया। आपको डॉन लीक्स वाला मामला भी याद होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो तारीख का हिस्सा हैं। बल्कि उन्हीं दिनों में जो वाकयात हुए कि किस तरीके से नवाज शरीफ को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों की बात है जब इमरान खान साहब कंटेनर पे मौजूद थे बिल्कुल। और उन्होंने कहा था कि जब अंपायर की उंगली उठ जाती है तो आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता है, क्योंकि वो क्रिकेटर हैं, तो वो क्रिकेट की इस्तेलाहात अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने बल्कि एक दिन का जिक्र भी किया था कि फलां दिन जब उंगली उठ जाएगी उसके बाद इनको जाना पड़ेगा। तो ये उन्हीं और दिनों की अलवी बात साहब है। का ऑडियो नोट भी बड़ा मशहूर हुआ था। जी, वो जी, जो वो आप उन्हीं दिनों की बात है जब पीटीवी पर कब्जा हुआ। पीटीवी पे जो इनके मुजाहिरीन थे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, उन्होंने हमला किया और कब्जा कर लिया और ट्रांसमिशंस बंद करा दी। और उसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि अच्छा है, अच्छा है, जब तक ये दबाव नहीं होगा तो ये इस्तीफा नहीं देगा, और ये पार्लियामान का जॉइंट सेशन बुलाने जा रहा है और आप जो है वो इन पे और मजीद दबाव डालें। और वो बात हो रही थी कि जी वो एमक्यूएम के जो अल्ताफ हुसैन हैं अभी तक उन्होंने हिमायत का ऐलान नहीं किया धरने का, तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान उनसे कहते हैं कि जी जी कोशिश जारी रखें, जब तक मैक्सिमम प्रेशर नहीं होगा तो ये इस्तीफा नहीं देगा, और जब दबाव बढ़ाते हैं तो ये इस्तीफा देगा, वरना ये इस्तीफा नहीं देगा। और ये बड़ा अच्छा हुआ है कि जी वो पीटीवी पे जो हमला हुआ है तो वो उसकी तस्दीक करते हुए नजर आते हैं। बल्कि मैं आपको भी बताना चाहता था कि कौन से हरबे इस्तेमाल नहीं किए थे। अभी मैंने आपको बताया कि जो उस वक्त के जो अमरीकी सफीर हैं उन्होंने शुजा नवाज की जो हालिया किताब है उसमें क्या इंकिशाफात किए, वो तो हमने इस पे बात की। लेकिन एक और अहम वाकया जो कि उस वक्त के एक अहम तरीन वफाकी वजीर ने मुझे बताया, क्योंकि अभी मुझे उन्होंने इजाजत नहीं दी है कि उनका नाम लिया जाए, तो इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते। लेकिन नवाज शरीफ ने उन दिनों में अपने खानदान को, फैमिली को लाहौर भिजवा दिया था, क्योंकि किसी भी वक्त हमला हो सकता था प्राइम मिनिस्टर हाउस पे। तो वो वफाकी वजीर जो है उनका कहना है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहता था और रात के कोई वो कह रहे थे कि मैं कोई फाइलें वगैरह देख रहा था, कि वहां पर एक साहब आए जो कि एक बिजनेस टाइकून थे, पैगाम लेकर कि नवाज शरीफ साहब से कहें कि या तो वो छुट्टी लेकर चले जाएं या वो इस्तीफा दे दें। जी। आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों में हमारे जो कुछ मखसूस जो सहाफ़ी थे वो इस तरह की अफ़वाह साज़ी जो है वो उसमें भी मसरूफ़ थे, और वो इस तरह की चीज़ें करते थे कि या तो वो छुट्टी लेकर चले जाएँगे, और उसके लिए वो बहुत सारी तावीलात भी बताते थे कि जी वो उसकी कोई भी वजह हो सकती है, वो छुट्टी लेके मुल्क से बाहर जा सकते हैं। तो वो ये पैगाम लेकर आए कि या तो आप छुट्टी लेकर चले जाएँ या इस्तीफ़ा दे दें।
तो उस वज़ीर ने कहा कि जी मैंने उनसे कहा बिज़नेस टाइकून से कि मेरे पास तो ये ताकत नहीं है कि मैं ये हौसला करूँ कि नवाज़ शरीफ को ये पैगाम दूँ, और वैसे भी वो जल्दी सो जाते हैं। रात के 10:30-11 बजे वो उस वक़्त सो रहे होते हैं, तो मैं तो उनको ये मैसेज नहीं दे सकता, लेकिन मैं उनको बुला लेता हूँ, आप खुद ही उनसे ये बात कर लें। तो वो उस वफ़ाकी वज़ीर ने प्राइम मिनिस्टर के जो खास आदमी थे, उनके पर्सनल असिस्टेंट, उनको कहा कि जी नवाज शरीफ साहब को उठा कर ले आए। तो कुछ देर बाद जो है, वो नवाज शरीफ साहब जो है, वो नींद से उठ के और तैयार होकर आ गए और उनकी मुलाकात कराई गई। उसमें उन्होंने उनको पैगाम दिया। तो उस वफाकी वज़ीर के मुताबिक नवाज शरीफ ने उनसे कहा कि आप उनसे कह दें जाके कि न मैंने मुल्क छोड़ के छुट्टी लेकर जाना है और न मैंने इस्तीफ़ा देना है। तो उस बिज़नेस टाइकून ने कहा कि जी जब मैं आ रहा था तो मेरी बीवी ने कहा कि आप जा तो रहे हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ न छुट्टी लेगा न इस्तीफ़ा देगा। तो नवाज़ शरीफ ने हँसकर जो है वो उससे कहा कि आपसे ज़्यादा अक्लमंद तो आपकी बीवी है निकली, तो उनको पता था, तो फिर आपने ये तकलीफ़ क्यों की? तो बिल्कुल। इस तरीके से फिर वो ये मामला जो है वो टल गया और जॉइंट सेशन हुआ और एतजाज की तकरीर और चौधरी निसार और उनके दरमियान जो मामलात हैं, उसको भी इस पस मंजर में लिया जाता है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी और हिजब इख्तिलाफ कोशिश कर रही थी नवाज शरीफ की हुकूमत को बचाने की। जी, बिल्कुल। चौधरी निसार जो है वो उन्हीं लोगों पर हमला आवर होके एक तरह से उसको नाकाम बना रहे थे। तो अब ये चौधरी निसार की नरगिसियत थी या वो खुद उस प्लान का हिस्सा थे, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन जो सच है वो बताना ज़रूरी है, और ये बताना भी ज़रूरी है कि ये बात बहुत की जाती है कि चौधरी निसार जो है वो इमरान खान की कैंप में जाते तो आज बड़े तुरम खान होते। इस पर भी जो है वो अक्लमंदाना गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। आप दोनों शख्सियात का की जो साख्त है, एक उनका अगर तज्ज़िया करें, तो किबला जनाब इमरान खान और चौधरी निसार की जो शख्सियत है, उसके बहुत सारे पहलू जो है वो कदर मुश्तरक हैं। वैसे भी वो पुराने दोस्त हैं एची सन के, बिल्कुल। लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें कदर मुश्तरक है, और एक जो कदर मुश्तरक है वो उनकी अना और नरगिसियत है। और वो उन दोनों की जो अना है और नरगिसियत है, वो हिमालय से ऊँची और समंदर से गहरी है। बिल्कुल। तो ये कहना कि जी वो इमरान खान की पार्टी में वो शाह महमूद कुरैशी बन जाते या असद उमर बन जाते, वो मुमकिन नहीं है।